लैटरल एंट्रीज के लिए ओपन तो हो गया है, लेकिन वो भी अटक जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम से आगे आए हैं वो लैटरल एंट्रीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए लेटरल एंट्रीज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस के जो लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग हमेशा से है कि जो सीनियर पोजीशंस हैं वो सिर्फ हमें मिलनी चाहिए। ये होता है, सबके साथ होता है, तो वो तो द्विजा हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो हिरार्की ऐसे बनी जाती है, वर्ण व्यवस्था बनी जाती है। मोदी जी ने जो किया 2015 में, जो मोदी ने अच्छे काम किए उसमें से एक ब्यूरोक्रेसी में भी किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने एम्पैनलमेंट के सिस्टम को काफ़ी चेंज कर दिया। एम्पैनलमेंट बेसिकली डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लेवल पे होता है। हालत ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे हमारे देश में सेंटर में करीब 350 वैकेंसीज होती हैं लगभग। मेरे ख्याल से उसमें से 50% भी अब आईएएस नहीं है, बाकी सर्विसेज के लोग भी वहाँ आते हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से है और अच्छा है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्यों ना बने जॉइंट सेक्रेटरी? बनना ही चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम में आपका रैंक थोड़ा सा ऊपर था, इसके लिए जिंदगी भर आप टॉप पे रहोगे, सब पीछे ही रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना है। उसी एग्जाम में जो आदमी आपसे 10 रैंक पीछे था, क्या पता काम में आपसे अच्छा साबित हो जाए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी में एक पॉइंट ये भी आया था कि क्या हम कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से ला सकते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जेएस, 3 लेवल्स पे। और मेरे ख्याल से ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट है, जैसे वर्गीस कुरियन जैसा आदमी अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आ जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? वो तो किसी भी आईएएस से अच्छा होगा। वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं आईएएस आईएफएस वालों से बात करती हूँ, वो कहते हैं जो लैटरल एंट्रीज होते हैं कभी कभी कहने को प्रोफेशनल्स लाते हैं, लेकिन उनमें वो पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ होता है और वो उनको भेजते हैं। सो दे आर ऑलवेज सीन एज पॉलिटिकल अपॉइंटी। तो जब वो पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है उसके बारे में सस्पिशन भी होता है, ये सारी खबरें जाके बॉस को दे रहे हैं। मतलब ये तो जो सिस्टम में है उनको इनसिक्योरिटीज होती ही हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन भी यूपीएससी ही कर रही है। बस ये कि रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू होता है, प्रोफाइलिंग होती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। हाँ, सीनियर मोस्ट लेवल्स पे है नहीं, ना एडिशनल सेक्रेटरी पे है, ना सेक्रेटरी पे है, उसके नीचे के लेवल्स पे ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार करे, कोई भी सरकार अगर एक्सपर्ट्स को लाती है तो अच्छी बात है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ शानदार टीचर्स को क्यों नहीं लेके आना चाहिए? और केवल प्राइवेट के लोग नहीं आते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी आ सकते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के लोग भी आते हैं, एनजीओस के लोग भी आ सकते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन एलिजिबल है वो आ सकता है। एक और चीज़ आई वांटेड टू आस्क यू सर, ये जो एम्स से मेडिकल कर चुके हैं, मतलब उनकी जद्दोजहद कुछ अलग ही होती है ना? मतलब टू गेट थ्रू एम्स, टू डू अ मेडिकल, पढ़ाई कर ली आपने, आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद वो आईएएम से क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे बहुत लोग नहीं होते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एम्स करने के बाद आईएएस बनना चाहें, लेकिन इसकी वजह, और वो लैटरल एंट्री नहीं हुआ, वो भी एक किस्म से लैटरल एंट्री नहीं वो, लेकिन क्योंकि एग्जाम दे के आईएएस में आ रहे हैं इसलिए लैटरल तो नहीं कह सकते, लेकिन इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटी से आते हैं। मतलब पहली बात तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ जितना बुरा कई लोग प्राइवेट सेक्टर में वो पैसे बना सकते हैं, व्हाई वुड दे? सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। हाँ, किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए उससे बड़ी चीज़ सम्मान है, पावर है। तो अगर वो किसी ऐसी बैकग्राउंड से जहाँ उनको सम्मान और ताकत ज़्यादा पसंद है पैसे की तुलना में, तो आईएएस आईपीएस बेटर ऑप्शन है। और इसको अगर यूँ समझें कि एक डॉक्टर बन के आप मैक्सिमम ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, तो आप शायद किसी बड़े हॉस्पिटल के हेड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आईएएस हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं, तो शायद आप हेल्थ सेक्रेटरी बन जाएंगे देश के। और देश के हेल्थ सेक्रेटरी होंगे तो आप कई हज़ार लाख हॉस्पिटल्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। हाँ, आप पूरी हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सर्विस नहीं है कि हेल्थ मिनिस्ट्री में उनका मतलब बोलबाला हो। टीचर्स के लिए एजुकेशन सर्विस नहीं है हमारे पास, जजेस के लिए जुडिशियल सर्विस नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि आईएएस बने। हाँ, होना तो ये चाहिए कि इन सब डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज अलग अलग हों, जैसे आज़ादी से पहले थी भी, कोई बहुत पुरानी बात तो है भी नहीं।
आपने एक्चुअली कहा था एक बारी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि जो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, मतलब उससे जो स्किल सेट्स मिलती हैं और जो एजुकेशन मिलता है, इवन इफ यू डोंट टेक द एग्जाम, यस यस यस, आपको वो पढ़ना चाहिए, वो स्किल सेट्स आ जाती हैं. That's a good suggestion to make for all our viewers and listeners. दूसरा I want to ask you is कि इसमें technology, AI skills, how to use ChatGPT, इसके बारे में भी is it necessary to update oneself all the time? क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक होस्ट जो है वो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से पूछ रहे थे जो AI में इन्वॉल्व है कि मैं अपने बच्चे को जब वो ऐसे लिख रहा है, हाउ डू आई बिलीव कि उसने ऐसे अपने आप लिखा है या एआई को यूज किया है? इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई? क्या शुड वी ओपन टू इट? तो ये दो बातें हुई. एक तो आईएसएस सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, वो मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ, हालांकि वो एग्ज़ाम देने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस आपको इतना स्मार्ट बना देता है कि आप जब भी बात करें तो बात में वज़न आ जाता है. व्हेन यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, योर कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या है, कल्चर क्या है, साइंस में क्या डेवलपमेंट्स हुई, टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट्स हुई, इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हैं, इतना सब पढ़ने के बाद आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपकी बात में वज़न आ जाता है, और वो वज़न हमेशा काम आता है. एआई को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा. और जो आपने स्टेटमेंट दी कि कैसे पता लगे कि ऐसे बच्चे ने लिखा है या एआई ने लिखा है, अभी तो फिर भी पता लग जाता है, लेकिन आज से शायद 2-4 साल के बाद पता लगना बहुत मुश्किल होने वाला है. तो अब ये चीज़ें वापस जा भी नहीं सकती हैं. एआई तो हमारे चाहने से वापस जाएगी नहीं, तो हमें एआई से एडजस्ट करना होगा. होता क्या है कि जब तक कैलकुलेटर्स नहीं आए थे तब तक हम पहाड़े बहुत याद करते थे. जब कैलकुलेटर्स आ गए उसके भी कई साल लगे, फिर जब समझ में आया कि यार कैलकुलेटर है ही हमेशा, तो इतने पहाड़े क्यों याद कर रहे हैं. तो आजकल के बच्चे टेबल्स उतनी याद नहीं करते, क्योंकि और राइटिंग आपने भी किया होगा, राइटिंग, कर्सिव राइटिंग. आजकल बच्चे उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें टाइप ही करना है, बोलेंगे हमारा फ़ोन टाइप कर लेगा. तो क्या होता है कि स्किल्स हमें कौन सी चाहिए, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी परिस्थितियाँ हैं. हमारे बच्चों को लिखने के स्किल्स उतनी नहीं चाहिए जितनी हमें चाहिए थी. हालांकि नहीं लिखने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका कितना होगा वो अपने आप में भी एक स्टडी उस पर चल रही है, कई स्टडीज चल रही हैं. पर हम लिख लेते थे, पर हम जब टाइप करते हैं, आप भी शायद ऐसे करते हो, टाइप करते हो देखना पड़ता होगा, ऐसे ऐसे करके टाइप नहीं, करते हैं. मैं अच्छा, जर्नलिज्म में शायद आपने वो सीख लिया होगा ना. हमने क्योंकि नहीं सीखा, तो हमें टाइप करते हुए पूरा कीबोर्ड देख के एक एक चीज़ को क्लिक करना पड़ता है. हमारे बच्चे जब टाइप करते हैं फ़ोन या लैपटॉप पे, तो वो सामने देख के ऐसे टाइप कर रहे होते हैं. और आजकल और फ़ोन पे भी उनकी ऐसी स्पीड है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे. वो आपको देख रहे हैं, फ़ोन पर टाइप कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास हमसे अलग स्किल्स हैं. इतना ही मामला है. जी जी. हम ऐसे अच्छा लिख लेते थे, वो शायद एडिटिंग हमसे अच्छी कर लेते हैं, हम वो नहीं कर पाते थे. तो दिस इज़ बेसिकली द चेंज ऑफ स्किल्स. और उनके समय में जो स्किल ज़्यादा चाहिए एडिटिंग की है, और कई तरह की स्किल्स हैं. तो आप एआई को अडॉप्ट करना चाहेंगे या उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? कोई ऑप्शन है नहीं, एआई आपको ऑप्शन देगी नहीं, उसको अडॉप्ट ही करना पड़ेगा. और हमें कोशिश ये करनी है कि डिपेंडेंस इस लेवल की ना हो जाए कि हम मेंटली बहुत वीक होते जाएं. दैट इज़ द ओनली चैलेंज. अदरवाइज हमारी फैकल्टीज़ को डल नहीं करेगा, वो कर सकता है. वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक रिस्क है. अभी तो हम जिस लेवल पे हैं उसको वीक एआई कहते हैं. शायद 6 महीने 1 साल में जीआई, जिसको एजीआई कहते हैं, वो आने वाली है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि जो हमारा मेंटल लेवल है एग्जैक्टली उस लेवल की एआई आ जाएगी. वो सारे काम कर लेगी जो हम कर सकते हैं, उतनी ही परफेक्शन से कर लेगी. और ये इंटरपर्सनल स्किल्स में भी इफेक्ट करता है. जैसे जो बच्चे पहले होते थे, बिफोर ऑल दिस केम इन, वो अपने पेरेंट्स को, मतलब दे यूज्ड टू थिंक दे आर गॉड्स, राइट, फॉर अ 2-3-year-old 4-year-old, कि ये हाउ डज दिस मूव, हाउ डज दिस वर्क. पेरेंट्स वर गॉड्स बिकॉज दे हैड ऑल द आंसर्स. लेकिन उसके बाद गूगल आया, तो गूगल हैज़ द आंसर्स. सो पेरेंट्स आर नॉट द रिपोजिटरी ऑफ ऑल नॉलेज. हाँ, द कंसेप्ट ऑफ फादर हैज़ चेंज्ड क्विकली. कि हम बार बार पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए. आज ये के पेरेंट्स से ज़्यादा फादर का मामला है. फादर का. वेस्ट में जो
मेरे ख्याल से सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि जब बच्चे के मन में सवाल उठते थे, क्योंकि मम्मी आमतौर पे घर में काम करती थी, बाप बाहर जाता था, तो जब जब वो मुश्किल सवाल पूछता था तो मम्मी आमतौर पे बोलती थी कि पापा से पूछो, और पापा के पास हर सवाल का जवाब होता था, बेशक झूठ बोले पापा। तो मैं अपनी क्लास में मजाक में समझाता हूँ ये कंसेप्ट कि बच्चे ने पूछा कि पापा ये बताओ कि खरबूजा मीठा कैसे हुआ, इसमें चीनी कहाँ से आई? पता तो बाप को भी नहीं है, पर वो कैसे बोले कि नहीं पता, क्योंकि वो जैसे कहेगा नहीं पता तो बच्चा एक तो शक करेगा उसके ऊपर किसको नहीं आता है। तो बाप झूठ बोल देते कि बेटा जब तुम सो रहे थे ना, भगवान जी आए थे, चीनी डाल के चले गए घोल थे। के चले गए। अब बच्चे को एक तो भरोसा हो गया कि चीनी आई कहाँ से, दूसरा भरोसा हुआ कि मेरे बाप को सब पता है। तो बाप ओमनिशिएंट है, इसी से क्रिश्चियनिटी में गॉड बन गया फादर, और वो भी ओमनिशिएंट है, इसलिए गॉड इज सीन एज फादर इन क्रिश्चियनिटी, या फादर इज सीन एज गॉड, जो भी कहना चाहें। और ओमनिशियंस का जो कंसेप्ट है, सर्वज्ञ वाला जो कंसेप्ट है, ये यहीं से आ रहा है कि मेरा बाप सब जानता है, वो दुनिया का बाप है, वो भी सब जानता है। गूगल ने सबकी हवा निकाल दी है सारे पापाओं की। हमारे बच्चे तो भरोसा ही करते हैं, कुछ ही पूछते हैं खटाक से गूगल करके, और अगर कुछ मुंह से गलत निकल गया तो तुरंत क्रॉस करते हैं कि गूगल तो ये कह रहा है। कुछ नहीं है, सारे बापों को समझने की ज़रूरत है कि टाइम चला गया उनका, और विनम्र होने की ज़रूरत है। और जब भी कोई बच्चा पूछे सवाल तो खुद ही गूगल करके बता दीजिए उसको। मतलब इसमें फैंटेसी नहीं है। अब यू कांट मेक दिस कि दिस भगवान जी ने आपको आप भेजा। झूठ नहीं बोल सकते नहीं। बच्चों के सामने। हाँ, तो आप केवल उन चीज़ों में बच्चों से बेहतर हैं जो आपने अनुभव से अर्जित की हैं, हाँ, जो किसी किताब से या किसी डेटा शीट से ली हैं, उनमें आप नहीं जीत सकते उनसे। हाँ, अनुभव वाली बातें आप बता सकते हैं कि भैया वही बात जो मैंने सीखा ज़िंदगी भर के हालातों से, तुम कैसे सीख लोगे उस्तादों से। तो हाँ, हालात से जो हमने सीखा, जो स्पेशली हमारे वैल्यू सिस्टम का पार्ट है, वो तो गूगल नहीं सिखा पाएगा। क्या आप अपने स्टूडेंट से भी सीखते हैं? बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि जैसे 10 दिन पहले ही मैं अपनी एक स्टूडेंट को बता रहा था, वो जिस पे फिल्म आई है 12th फेल, मनोज, उसकी वाइफ श्रद्धा को ही बता रहा था। जब पहले मैं मॉक इंटरव्यू लेता था तो मैं थोड़ा सा बच्चों को डांटता ज़्यादा था कि तुम ये करो वो करो। जब वो सिलेक्ट हो गई तो एक बार वो हमारे पैनल में साथ में बैठी, और जब उसने फीडबैक दिया बच्चों को तो उसने पहले बच्चों की तारीफ़ की और फिर कहा कि थोड़ी सी कमियां हैं, बस ये और कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो मुझे समझ में आया कि फीडबैक देने का सही तरीका क्या होता है। तो मैंने उससे कहा, उस दिन हम साथ ही बैठे हुए थे, हम कई लोग थे, हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप है वहाँ, कुछ एक्टर्स भी थे, कुछ मीडिया के लोग भी थे। तो मैंने उस दिन कहा श्रद्धा को, मैंने कहा ये बात मैंने तुमसे सीखी थी, और उसके बाद से मैं, बेशक मॉक इंटरव्यू हो, बेशक नॉर्मल इंटरेक्शंस हों, फैमिली में हो, ऑफिस में हो, आई मेक श्योर कि अगर मैं डांटूँ तो अकेले में डांटूँ, तारीफ सबके सामने करूँ, और जब कुछ समझाना भी है तो पहले अच्छी बात करूँ और लास्ट में हल्का सा समझाऊँ। एंड दिस मेक्स द process or communication so effective and the person on the other corner so receptive that things work. ये सेंसिटिविटी की बात हो गई, राइट? सेंसिटिविटी कई बार हमारे अंदर होती है, पर हमें उसके टूल्स नहीं पता होते कि हमें उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे हो सकता है मैं अपने बच्चे से सेंसिटिव हूँ, पर मैं उसको डांट देता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि जैसे ही आप डांटेंगे बच्चा उसके बाद आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आपको बहुत प्यार से बात करके, थोड़ी सी तारीफ़ करके, फिर हल्के से सुझाव देना चाहिए ताकि वो रिसेप्टिव हो। ये टूल भी तो आना ज़रूरी है। इसके बारे में एक और व्यू ये भी होता है कि अगर कोई सीईओ बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाता है तो जो हायरार्की है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो हिल जाता है। चाहे आप सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख लीजिए, अगर उसका रुतबा रॉब जो है वो नहीं होता, इफ़ ही इज़ वेरी सॉफ्ट, तो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो उस पर हावी हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी को ज़रूरी है, जैसे मैंने एक बार पूछा था, जो सेक्रेटरी है वो अपना ही बैग उठा के जाते थे, उसके बाद जो आए वो
उनका पियोन जो है वो बैग उठाता है, उसका काम यही था कि वो बैग जो सांप का बैग है वो लिफ्ट तक पहुंचाने के लिए लिफ्ट से एक और पियोन आता था और वो लिफ्ट वाला पियोन जाके वो कमरे में रखता था और वो एक सीक्वेंस था। तो मैंने पूछा कि ये प्रीडिसेसर ऐसे करते थे, ये ऐसे क्यों करते? कहते ये इस स्टेट से आए हैं जहाँ वो जानते हैं दैट इफ़ ही डजंट डू दिस, उनका जो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी है विल नॉट गिव हिम द रिस्पेक्ट। मेरा इस पे थोड़ा अलग टेक है। हालांकि अब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बैग आजकल मेरा ड्राइवर ऑफिस तक पहुंचाता है, पहले मैं खुद ही उठाता था। मैं पसंद करता हूँ उठाना खुद ही, लेकिन अभी थोड़ी स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि नहीं पॉसिबल हो क्योंकि पाता, आप दोनों चीज़ें, एजुकेटर भी हैं और वो सीईओ भी भी है। है। और और दूसरा ये कि मेरा ऑफिस ऐसी जगह है कि अगर मैं बैग लेके जाऊँ तो तुरंत लोग घेर लेते हैं मुझे बात करने के लिए, तो मैं तुरंत भागता हूँ तेज़ी से, तो मैं बैग उस समय छोड़ देता हूँ। बट अदरवाइज मैं कभी एयरपोर्ट पर हूँ, कहीं भी हूँ, आई मेक श्योर कि मेरा बैग कोई और ना उठाए। हाँ। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हमें लगता है कि हमारा बैग दूसरे उठाएंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे, तो हमें गलतफहमी का शिकार होते हैं। अगर मेरी बात में वज़न है तो लोग सुन लेंगे, वज़न नहीं है और सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं कि मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ, तो तभी तक सुनेंगे जब तक कुर्सी मेरे पास है। कुर्सी हटी और महत्व खत्म हुआ। तो मेरी अपनी समझ ये है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बॉस होकर भी विनम्र रहें। हाँ, विनम्र होना और अप्रोचेबल होना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने इस क्राइसिस को झेला है, मैं बहुत विनम्र हूँ, ऐसा मुझे अपने बारे में एहसास है, मगर मुझे ध्यान नहीं कि मैंने अपनी कंपनी में आज तक किसी को डांटा हो। हमारी कंपनी में कोई कितना भी बड़ा सीनियर व्यक्ति हो, किसी पियोन को भी तू करके बात नहीं कर सकता है। उतनी इज्जत से बात करनी होती है, चाहे वो पियोन हो, क्योंकि चांस की बात है कि आप वहाँ हैं और ये यहाँ है, तो बचपन से तुक्के आपके ठीक लग गए तो अब ऊपर बढ़ गए, वरना आप भी यहाँ होते, सीधी सी बात है। लेकिन मैंने धीरे धीरे ये कोशिश की है कि मैं अप्रोचेबल उतना ना रहूँ, वरना सिस्टम काम नहीं करता है। तो बीच में कुछ लेयर सबको बनानी पड़ती है विदाउट बीइंग। जितना बड़ा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो जो आपके नंबर 2 हैं उनको ही विल नॉट गेट द व्हाट शुड आई से, लोग उनके पास नहीं जाएंगे, लोग सीधा आपके पास आएंगे। इसीलिए तो आपको, जैसे मैं ये करता हूँ कि मेरे पास नॉन पॉलिसी मैटर जब भी आता है, मैं या तो जवाब देता नहीं हूँ या जवाब मेरे जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनके तरफ से जाता है और ये जवाब जाता है कि इस चीज़ के लिए आपको इनसे बात करनी है, सर से बात नहीं करनी है। मैं बात कर सकता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। हाँ, जब वहाँ सॉल्व नहीं होगा तब जब मेरे पास मेल आएगा तब मैं इंटरवीन करूँगा, क्योंकि अब मामला पॉलिसी का है। पर सिविल सर्विस में बहुत ज़्यादा होता है ना कि जब तक आपका बीकन नहीं डलता आपकी गाड़ी में, अब तो खैर बीकन हट गए हैं। हाँ, पहले तब होते थे। तब तक और या फिर 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए, जब डीएम जाता है तो एक पीछे गाड़ी होनी चाहिए। कुछ होते हैं ऐसे सिविल सर्वेंट, जैसे गुजरात में ऐसा नहीं दिखेगा आपको, हर स्टेट का अलग अलग है। गुजरात बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है। मैं कुछ दिन पहले गुजरात गया हुआ था, तो वहाँ एक IAS मेरा स्टूडेंट है, साथ में था, अकेला अपनी गाड़ी में आया हुआ था, सिर्फ एक ड्राइवर और एक कांस्टेबल था साथ में। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश बिहार जाता हूँ, वहाँ तो अलग मामला, पंजाब में भी। हाँ, पंजाब में भी। तो उसने कहा सर गुजरात में तो यही है कि आप IAS से तो एक गाड़ी मिलती है, एक ड्राइवर होता है, एक कांस्टेबल, और दरअसल उससे ऊपर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रिस्क है ही नहीं, थ्रेट ही नहीं है। वहाँ थ्रेट ज़्यादा है, तो सिविल सर्वेंट जब निकलता है IAS तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा होंगी, पुलिस वाले ज़्यादा होंगे। अब तो लाल बत्ती नहीं है, पहले वो सब भी होता था। दूसरा ये कुछ लोगों को नशा होता है, नशा पत्रकारों को भी है। पहले जितना हमारे बारे में लोग जानते ना हो उतना अच्छा है पत्रकार। इनकॉग्निटो जाना चाहिए ना, तो हम कपड़े भी ऐसे पहनते हैं कि हम मर्ज हो जाएं, क्योंकि अगर लोग हमें पहचान लेंगे तो वो सच थोड़ी ना बताएंगे फिर। पर अब पत्रकार भी लंबी गाड़ियां और 6 गाड़ियां साथ में हो, गनमैन साथ हो, मतलब वो सारा मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे बहुत आइडिया है नहीं हाँ, स्पेशली स्टेट्स में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पत्रकार और नेता के बीच में जो डिवीजन है ना वो बहुत कम होता जाता है, क्योंकि पत्रकार भी नेता बन जाते हैं। मेरी पर्सनल फीलिंग इस मामले में ये है कि अगर एक समय के बाद आपको ये सब चीज़ें बेकार नहीं लगती हैं तो उतनी गहराई है नहीं आपके अंदर। हाँ, निकल जाना चाहिए उस प्रोफेशन से। ये चीज़ें ना बोरिंग लगनी चाहिए। हाँ, जैसे मतलब मैं जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे कभी जाता हूँ तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि लोग पहचानते हैं आजकल मुझे यूट्यूब की वजह से। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि कोई ना पहचान पाए, कैप लगाऊँ, मास्क लगाऊँ, चुपचाप वहाँ से निकल जाऊँ।
क्यों, आपके पास आके क्या पूछते हैं वो? नहीं पूछने की बात नहीं है, सेल्फी ये सब बातें हाँ। या कुछ और बातें। हाँ। मुझे उस एहसास से दिक्कत है कि लोग मुझे खास समझें, तो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। जैसे एयरपोर्ट पे जाना होता है तो मेरे स्टूडेंट्स लगभग हर एयरपोर्ट पे, कोई एसपी है, कोई डीआईजी है, अगर मैं किसी को फ़ोन कर दूं तो बहुत सामान्य सी बात है कि मुझे कोई रिसीव कर लेगा, फ्लाइट तक आराम से ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर 99% केसेस में मैं बहुत आराम से जाता हूँ, मास्क और कैप लगा के लंबी लंबी लाइनों में लगता हूँ, पूरा सिक्योरिटी चेक से गुजरता हूँ। सिर्फ एक एहसास रहता है कि मुझे ना तो किसी को कहना पड़ा, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे तो चुभता है। अवार्ड्स, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, जो पुरस्कार मिलते हैं? मुझे तो खैर ऐसे खास पुरस्कार मिले भी नहीं कभी, मतलब स्कूल कॉलेज के बाद से। अभी सिर्फ जी टीवी का मिला है, वो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे। ठीक लगा, पहली बार था तो अच्छा लगा। मुझे लगता नहीं कि मैं बहुत एंजॉय कर पाऊंगा पुरस्कारों को भी ज़्यादा। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि ना मैंने कभी अप्लाई किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड। अप्लाई तो करना मैं सोच भी नहीं सकता कभी। अप्लाई तो नहीं, मतलब इन जगहों में होता है ना कि वी हैव दिस अवार्ड, तो आपने कोई ऐसा काम किया हो तो आप अप्लाई कीजिए। अच्छा, ऐसे अच्छा, होता है कई सारे नहीं, मुझे तो कोई कभी भी कहे कि अप्लाई करो, मैं अप्लाई तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं करूँगा। हाँ। मिलेगा तो भी 4 बार सोचूंगा कि लेना चाहिए कि नहीं। अगर एकदम न्यूट्रल है और मुझे पता है कि मेरे काम पे ही मिल रहा है तो शायद मैं लेने चला जाऊं, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि बाद में अलग से मिल जाए, स्टेज पे ना जाना पड़े। हाउ इंटरेस्टिंग। आई एम जस्ट होपिंग दैट। हालांकि मैं एक बार गया हूँ जी अवार्ड्स में। हाँ। पर मेरी नेचर थोड़ी संकोच वाली है, मैं पहली बार था तो चला गया, बार बार हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ना हो। इतने सक्सेस के बाद भी आपने अपना सिंप्लिसिटी रखा। थैंक यू सो मच ये कॉन्वर्सेशन के लिए। आई एम मोस्ट ग्रेटफुल कि आप आए एंड यू स्पेंट योर टाइम विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।